अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर कोचिंग क्लासेस का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है 2020 एंड 2021 वाला। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज़ की। अच्छा, ये जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की जाए उतना बेहतर है। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो याद रखो, ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होती है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में होती है, वो सारी की सारी मिलके बना देती हैं इंटरनल एनर्जी। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है टू कीप द हीट फ्लो कांस्टेंट, to isolate the system from surroundings, in all heating appliances to keep the temperature constant। तो याद रखो, थर्मोस्टेट का काम ही ये होता है कि टेम्परेचर को, यानी कि थर्म को एक पर्टिकुलर स्टेट पे रखना। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखना। तो चाहे इस्त्री के अंदर हो, चाहे माइक्रोवेव के अंदर हो, जब भी हम थर्मोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन P एंड P यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम V ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये एक्चुअली बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक PV बराबर होता है कांस्टेंट के। ठीक है ना, जो सेकेंड आंसर है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम वर्क इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। जो मैक्सिमम वर्क है वो किस प्रोसेस में होता है? तो याद रखो, आइसोबैरिक में कोई वर्क नहीं होता, आइसोबैरिक में वर्क ज़ीरो होता है। आइसोकॉरिक में, सॉरी, आइसोकॉरिक के अंदर जो वर्क है वो ज़ीरो होता है। अच्छा, आइसोबैरिक के अंदर हीट जो है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, वर्क डन भी होता है, तो इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो वर्क डन पॉसिबल है वो है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब भी हम हीट देते हैं तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में। और जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, इसका मतलब हीट कांस्टेंट है, और अगर हीट कांस्टेंट है तो सारी की सारी जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर अभी बात मैंने समझाई कि आइसोथर्मल का मतलब ये होता है सेम टेम्परेचर। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास नन ऑफ दीज। कंफ्यूज नहीं होना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, बट इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। इट मीन्स आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F है, और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस डबल कर दी गई है। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वुड बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें पता है जो फॉर्मूला है F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन, जो सेपरेशन है उसको हमने डबल करा है। तो याद रखो, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर हम आर का स्क्वायर कर भी देंगे, आर को हम जो है वो क्या कर देंगे, हम उसको डबल कर देंगे। तो डबल करने की वजह से अगर स्क्वायर करेंगे तो आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू है ना वो सेम रहेगी, के भी रहेगा, Q1 भी रहेगा, Q2 भी रहेगा, और अपॉन में आर स्क्वायर भी रहेगा। लेकिन ये जो 2 है ना, जो अपॉन में लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर हो गया 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि फोर्स जो है ऐसी सूरत में हो जाती है 1/4। ये आ गया 1/4F। ठीक है ना, हो सकता है क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये 1/4F लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर रिप्रेजेंट। ये जो रिलेशन है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये गॉसेस लॉ को जाहिर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को जाहिर करता है। तो याद रखो, ये जो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, एक्चुअली ये जाहिर करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, और मैग्नीट्यूड है। और अगर एग्जैक्टली रिलेशन देखा जाए तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एरिया से, किसी भी एरिया से, वो मैक्सिमम होगा। सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस को जो है वो पैरेलल हेल्ड किया जाए टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
45 डिग्री एंगल बनेगा या 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो याद रखो, क्वेश्चन नंबर 8 को समझा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और अगर हम किसी भी किसी भी सरफेस को उसके इस तरीके से रखें, हैंग करें, ठीक है ना, सामने रखें, तो जो मेजॉरिटी ऑफ लाइंस हैं इससे पास होंगी, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर इसी को, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे है, और मैं किसी सरफेस को उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से रख दूँ, पैरेलल रख दूँ ना, अब ये पता है क्या कन्फ्यूजन होगी थोड़ी सी आप लोगों को। इसका अगर एरिया देखा जाए तो अभी जो एरिया है वो पैरेलल आ रहा है, और इसका अगर एरिया देखा जाए तो परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सरफेस की। तो याद रखो, मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब हम सरफेस को फ्लक्स के 90 डिग्री पे रख दें। सरफेस को 90 डिग्री पे रखा है, उसके एरिया की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं समझाना चाह रहा था ये बात। तो राइट आंसर हो जाएगा, जब भी हम उसको कैसे रखते हैं, हम उसको रखते हैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एरिया की बात नहीं हो रही है इधर। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज, जो ओम्स लॉ है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन, वी और आई के दरमियान का जो रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें पता है कि अगर हम ओम्स लॉ को प्लॉट करते हैं और हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में रिलेशन बनाते हैं, तो वो हमेशा बनता है एक स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज बढ़ते रहते हैं और करंट भी इंक्रीज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो डिपेंड नहीं करती। तो राइट आंसर पहले बताता हूँ, दैट इज नेचर ऑफ द प्लेट्स। नेचर ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी तीनों पे डिपेंड करती है, एरिया पे भी, डिस्टेंस पे भी और मीडियम पे भी। पर हमें कैसे पता? तो याद रखो, हमें उसका फॉर्मूला पता है। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसका फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, यानी कि वो एरिया पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है, बट नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से राइट आंसर होगा नेचर ऑफ द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कंटेन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बोथ फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, नीदर बाउंड नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो, कंडक्टर्स की खास बात यह है कि कंडक्टर्स कैरी करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो है वो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 6.25 10 रेज टू दी पावर 18। अब ये पावर बहुत ज़्यादा ब्लर हुई हुई है, बहरहाल मेरे पास पेपर ऐसे ही आया तो थोड़ा सा गुजारा करो बेटा। 6.25 10 रेज टू दी पावर 18। और हमें कैसे पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में इतने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये हो जाएगा Q ओवर E। तो Q एक कूलम है और डिवाइडेड बाय 1.6, E की वैल्यू 10 रेज टू दी पावर -19, तो ये बराबर आता है 6.25 10 रेज टू दी पावर 18। ये वाला जो हमारा आंसर है, ये वाला 6.25 10 रेज टू दी पावर 18। क्वेश्चन नंबर 13, इन द रिलेशन I इज इक्वल टू KV, एक रिलेशन है I इज इक्वल टू KV, जो कि चैप्टर नंबर 13 में ओम्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं। तो सवाल ये है कि उसमें K क्या है? तो याद रखो, K इसमें कहलाता है कंडक्टेंस, ठीक है ना। K क्या कहलाता है? K कंडक्टेंस कहलाता है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो I बराबर है ना KV के, और फिर अगर इसको इस तरफ लेके जाएं, V को अलग करें, तो ये 1 ओवर K I के बराबर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, उधर जाके रेसिप्रोकल होगा। और ये जो कंडक्टेंस है ना, इसी का रेसिप्रोकल जो है वो दरअसल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इस वजह से V इज इक्वल टू IR या RI आता है। तो याद रखिएगा, R रेजिस्टेंस है तो उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 का पहला वाला कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। ये एक ऐसा तार था जिसका जो है वो लेंथ L थी और रेजिस्टेंस R थी, उसको हमने कट करा 4 इक्वल पीसेस में। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस वुड बी, गुड, ये जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टिविटी का नहीं है। अगर रेजिस्टिविटी थी तो सेम रहता, बट जो पीसेज हैं क्योंकि उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, लेंथ को कम करी है, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो हम लोग स्टडी करते हैं, R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी L ओवर A। तो क्योंकि यहाँ पे बात बताई जा रही है कि हमने लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R ओवर 4। ये जो दूसरा वाला है इधर लिखा हुआ है R ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 15, रेजिस्टर्स 3 ओम, 5 ओम और 7 ओम के, जिनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल।
इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5, इनको पैरेलल जोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो क्या होगा 7 ओम के अक्रॉस। तो याद रखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और अगर वोल्टेज सेम रहता है तो अगर 5 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट था तो 7 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, जो कि हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है 6 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर एनर्जी बराबर होती है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 के, ठीक है ना, 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के, और नहीं तो 36 10 रेज टू द पावर 5 जूल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है 3.6 10 रेज टू द पावर 5 जूल, ये लिखा हुआ है 36 एक्सपोनेंट 5 जूल। तो अगर एक्सपोनेंट 5 आ रहा है तो 36 सही आंसर होगा, इस बात को जहन में रखना है, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट 5, तो वो गलत हो जाएगा। वैसे करेक्ट आंसर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 के। क्वेश्चन नंबर 17, करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द लूप ऑफ अ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ऐसा करंट जो कि प्रोड्यूस होता है कि अगर हम किसी लूप ऑफ वायर को, वायर का एक लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कराएं तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि जब हम तार को मूव कराएंगे इन मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो वो करंट कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल द फेस बिकम्स। तो फेस क्या हो जाएगा, तो याद रखो अगर हम अवे मूव कराने की कोशिश करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 18, तो हमारे पास एक कॉइल है और समझ लो ये इसका जो है ना वो फ्रंट साइड है, ठीक है ना, और इस तरफ बैक साइड होगी, और हम जो है वो मैग्नेट को इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को हम अवे ले जा रहे थे ना। नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव्स अवे, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हम जैसे ही इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे ना तो अपने आप इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो अपने फ्लो के ज़रिए उस चेंज की मुखालफत करेगा जिस चेंज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। लेंज लॉ को समझा रहा हूँ बेसिकली ना। तो क्योंकि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के दूर हो जाने की वजह से, तो वो कोशिश कर मैग्नेट को दूर ले जाने की वजह से, तो जो कॉइल है वो कोशिश करेगा इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने की वजह से वो कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट दूर ना जा पाए, और मैग्नेट को दूर जाने से रोकने के लिए जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सी वो बनेगा, कौन सा पोल बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ पोल, और जो बैक साइड है वो बन जाएगी नॉर्थ पोल। तभी तो वो इसको फ्लो करने से रोकेगा, उस तरह मूव होने से रोकेगा। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इट बिकम्स साउथ पोल, जो फेस होगा। 19, टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं एक दूसरे को, तो याद रखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। और ये हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखो हमें पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम चार्जेस करते हैं रिपेल, ठीक है, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज करते हैं अट्रैक्ट। बट यहाँ पे जो बात हो रही है ना वायर की, करंट की, करंट इसका अपोजिट चलता है, यानी कि अगर हमारे पास दो तार हैं जिनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो चार्ज से याद रखो, चार्ज बच्चों को याद रहता है, तो जो चार्ज में था वही करंट में अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है सीधा सीधा ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, AVO मीटर इज यूज टू मेजर। AVO मीटर की फुल फॉर्म होती है A से आ गया एम्पियर, V से आ गया वोल्ट, O से आ गया ओम। तो एक ऐसा मीटर होता है जो तीनों चीज़ों को मेजर करता है, करंट को भी, वोल्टेज को भी, रेजिस्टेंस को भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 22, अ सिंगल डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट ऑफ द सर्किट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होती है विच इज़ नोन एज गैल्वानोमीटर, उसे गैल्वानोमीटर कहा जाता है। अगर I बराबर है C डिवाइड बाय B एंड A, तो देन टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, तो सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 23,
इन्होंने जो लिख के दिया है ना वो ये लिख के दिया है कि आई बराबर है, आई इज इक्वल टू सी ओवर बी एन ए, और साथ में लिखा हुआ है थीटा, और कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी हमें क्या करनी है, सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी है। तो पहली बात, सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय आई। तो अगर थीटा डिवाइड बाय आई सेंसिटिविटी करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो बी एन ए उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और सी हो जाएगा डिवाइड। तो याद रखो, अगर मैं चाहता हूँ कि सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो बी को, एन को, ए को बढ़ाना पड़ता है और सी को कम करना पड़ता है। क्वेश्चन में है कि किसको कम करना पड़ेगा, तो याद रखो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सी को। क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन ऑफ कॉन्केव पोल पीसेज इन द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर था उसके अंदर जो कॉन्केव पोल लगाए जाते हैं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो फील्ड को कर देती है रेडियल और स्ट्रॉन्ग। जब फील्ड रेडियल होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन नंबर 25, सेमीकंडक्टर डायोड इज़ यूज टू। सेमीकंडक्टर डायोड का मेन काम क्या होता है, तो याद रखो सेमीकंडक्टर डायोड को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रेक्टिफायर। चैप्टर नंबर 16 में रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड को, यानी कि ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। द रेशियो बिटवीन द चार्ज स्टोर्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज। कितना चार्ज स्टोर हुआ डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज स्टोर हुआ डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर होता है कैपेसिटेंस के, यानी कि सी के। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा आंसर, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ चौथा वाला कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 27, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कराने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर चेंज होता तो स्पेसिफिक हीट होती। क्वेश्चन नंबर 28, वेन एवर अ पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस अ पी एन जंक्शन डायोड सो एज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, द डायोड इज सेड टू बी। अगर कभी भी हम कनेक्शन ऐसे करें कि कोई भी डायोड को जब हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तो नतीजे में क्या हो रहा है, नतीजे में जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होता है रिवर्स बाइसिंग में, ऐसा पॉसिबल होता है रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि जब भी रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पोटेंशियल बैरियर ना, और कम तब होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। सो राइट आंसर होगा रिवर्स बाइसिंग। 29, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द। जो फोर्स होती है दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कूलम्स लॉ अभी डिस्कस कर चुके हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स। जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखो वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर, और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 30, कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि चेंज इन वेवलेंथ बराबर होता है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये कॉम्पटन शिफ्ट है, h कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट, c कांस्टेंट, वाहिद ये डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पे, यानी कि थीटा पे, स्कैटरिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है उसका प्रैक्टिकल एविडेंस क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट, इलास्टिक कोलिजन, पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर और रेडियो एक्टिव एमिशन। तो याद रखो उसका सिंपल सा है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर हम आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास को वेरीफाई कर सकते हैं इन बोथ पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब कहलाता है इनिशियल जब वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर अमल करता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर अमल करने के लिए या तो उसे रेस्ट में होना चाहिए या फिर उसे मूव करना चाहिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 33, द लेज़र इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस। लेज़र से इंटेंस बीम भी बनती है, लेज़र से कोहेरेंट बीम भी बनती है, लेज़र से मोनोक्रोमेटिक भी बनती है, यानी कि एक ही कलर की रोशनी बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ इन द रेंज। जो वेवलेंथ है एक्सरेज की वो बराबर होती है 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक, 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक ये है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, इन लेज़र द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट की जो लाइफ टाइम है इन लेज़र, याद रखो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन काफ़ी देर तक रुकता है, और काफ़ी देर का मतलब होता है 10⁻³ -3 सेकेंड। जबकि अगर यही सवाल होता
एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो वो आंसर आता -8 सेकेंड, जो दूसरा ऑप्शन है। 36 ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द, तो याद रखो लेमन जो पहली सीरीज़ है लेमन की, वो होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बेलमर होती है विजिबल रीजन में। तो लेमन, बेलमर, पैशन और ब्रैकेट, तो ये आ जाती है फार इंफ्रारेड रीजन में। तो इंफ्रारेड रीजन का फार तो लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से इंफ्रारेड ही काफ़ी है। द प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूज होना यानी कि कंबाइन होना। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एन आ गया 714 और हीलियम आ गया 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 38 क्या क्या है, एन है 7 और 14 और साथ में अल्फ़ा पार्टिकल है 2 और 4, और नतीजे बन क्या रहा है, नतीजे बन रहा है ऑक्सीजन 8 और 17। 8 और 70, तो सवाल ये है कि अब इधर क्या बनेगा। तो याद रखो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस को बैलेंस करो। 7 + 2 9 होता है, 14 + 4 18 होता है। यहाँ पे 8 तो आ गया, एक और करना है 9 करने के लिए, तो एटॉमिक नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 करना है, 17 ऑलरेडी है, तो एटॉमिक मास भी 1 लिखना पड़ेगा। और 1 और 1 का मतलब क्या होता है, 1 और 1 का मतलब होता है हाइड्रोजन, और ये जो 1 और 1 होता है ना, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन के अंदर H11 या प्रोटॉन दोनों लिखे हो सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन, दिस इज द राइट आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, आफ्टर 6400 ईयर्स अ सैंपल ऑफ सर्वाइविंग रेडियम कितना रह जाएगा, तो वो रह जाएगा 1/16, क्योंकि अगर हम डिवाइड करें 6400 को 1600 से, तो आंसर आएगा 4, यानी कि तकरीबन ये 4 हाफ लाइफ गुजारेगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ। तो जो भी टाइम दिया हुआ उसको डिवाइड करो हाफ लाइफ से, तो पता लग जाएगा कितनी हाफ लाइफ्स वो सब्सटेंस गुजारेगा। तो 4 हाफ लाइफ गुजारेगा। अगर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स n0 हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद n0/2 आधे हो जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद n0/4 उसके भी आधे हो जाएंगे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद n0/8 और चौथी हाफ लाइफ के बाद 1 2 3, चौथी हाफ लाइफ के बाद n0/16 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/16। ये पास्ट पेपर का न्यूमेरिक वो था क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा इमिशन चार्ज नंबर डॉटर न्यूक्लियाई का डिक्रीज होता है। पॉजिटिव बीटा होता है तो याद रखो डिक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव बीटा होता है तो इंक्रीज हो जाता है। इन ट्रीटिंग अ लोकलाइज कैंसेरियस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ, अगर कैंसेरियस ट्यूमर को जो है वो आपने ख़त्म करना है तो इस्तेमाल होती है इस्तेमाल होती है कौन सा बीम। तो अल्फा रेस फ्रॉम कोबाल्ट, बीटा रेस फ्रॉम कोबाल्ट, गैमा रेस फ्रॉम कोबाल्ट, लेजर फ्रॉम कोबाल्ट, तो आंसर हो जाएगा गैमा रेस फ्रॉम कोबाल्ट। और क्वेश्चन नंबर 42, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन अ बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप, तो वो होता है सोडियम का आइसोटोप 11 और 24, जिसके ज़रिए हम रेट ऑफ फ्लो को ब्लड में मेजर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए MCQs। आई होप सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और इन MCQs के बाद जो है ये PDF में अपलोड करूँगा, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मौजूद हैं, तो आप लोग मुकम्मल इस पेपर की तैयारी कर लेना। आई होप आज की वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।